ओके, अच्छा। उसके बाद पार्टिसिपेंट में आप तो है ही नहीं, आप ज्वाइन करें ना जरा। हाँ, अब आ गए चलिए। हाँ, बस अच्छा, अभी आपने ना वो ज्वाइन कर ले उधर से। वो मेरे साथ आपसे पूछेगा और आप ना इस तरह करें कि बस वो लिंक आप शेयर कर दें। होस्ट आपको मैं कर देता हूँ तो। अच्छा, अब आपने तो एक काम करना है कि आपने ना वो स्टार्ट कर देना उसका ना रिकॉर्डिंग कहाँ है इसकी, इसको। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आज एक जो टेस्ट है आप लोगों का, आज माशाल्लाह रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो 60 से ऊपर हैं और तो उसके अलावा जो है काफ़ी सारे हैं जो 68 और माशाल्लाह दो बंदों ने इस बार 100 भी लिए हैं और उसके अलावा भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इस दफ़ा। और उसकी एक जो वजह है वो ये भी है कि ये टेस्ट जो होता है मतलब ये थोड़ा सिंपल रखा गया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया था चीज़ों को। तो इसलिए जो है ना लेकिन फिर भी जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस पे जो परफॉर्मेंस है आप लोगों की वो बहुत यानी कि अच्छी नहीं है काफ़ी सारे लोगों की। तो इसलिए इसके अंदर अब हम एक एक क्वेश्चन को करके चलना शुरू करते हैं ताकि जो है ना आप लोगों को अपने जो आप लोगों ने आंसर किए हैं और जो आपके उसके अंदर गलतियां थी या जो भी आपके इसमें प्रॉब्लम्स थे तो वो आप लोगों को क्लियर हो। तो लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मतलब रिजल्ट बेहतर है, मतलब स्पेशली जो 68 एंड अबव है ना, बल्कि 66 एंड अबव जो है वो लोग माशाल्लाह, मतलब इसका मतलब है कि कंफर्टेबल हैं ब्रेस्ट के अंदर और इसमें जो अल्ट्रासाउंड के जो केस हैं क्वेश्चंस वगैरह। अच्छा, अब इसमें जो हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला केस था ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पोजीशनिंग के लिए था कि इसमें उन्होंने जो है वो राइट ब्रेस्ट के आपको इमेजेस दिए गए थे और आपने उसको लोकलाइज करना था जो कि एक लीजन है पड़ा हुआ नजर आ रहा है इस जगह पे। तो अब अगर हम इस पे देखते हैं तो और एक और जो इमेज है यहाँ पे हम अगर ओपन कर लें तो इसमें आपको जो इमेज नजर आ रहा है, यहाँ पे जो लीजन नजर आ रहा है जो फोकस लीजन है, इसकी आपने लोकेशन आइडेंटिफाई करनी थी कि ये किस जगह पे लीजन पड़ा हुआ है। तो इसमें जो हमारे पास जो दोनों केसेस थे या जो इसमें एक जो पहला इमेज था वो क्रेनियोकॉर्डल था। क्रेनियोकॉर्डल का मतलब ये होता है कि जो मशीन का जो ट्यूब है वो ऊपर होगी और ब्रेस्ट के अंदर से थ्रू क्रॉस करके नीचे वाली साइड पे जो है वो इसके अंदर एक सेकंड में इसको मिनिमाइज कर दूं ताकि बार बार डिस्टर्ब ना करें मुझे। अच्छा, उसमें जो जब आप यानी कि मशीन ने ऊपर ये इस तरह ब्रेस्ट है, इसमें से इमेजेस लिए और नीचे वाली साइड पे जो है वो कैसेट पड़ी होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये आप ऊपर से नीचे का व्यू देख रहे हैं। तो अगर इसमें आप इसको देखें तो इसमें जो आपके लिए हाँ, बस अब ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें आपके पास जब आपने इस तरह व्यू लिया है तो अब आप इस पहले वाले इमेज को देखेंगे कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं राइट ब्रेस्ट को। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ये वाली साइड है ये इसकी लेटरल साइड है और ये इसकी मीडियल साइड है। जिस तरह के आपको इसमें आइडिया हो रहा है कि ये सीसी व्यू के अंदर है और जो एमएलओ व्यू होता है उसमें आपको पता है कि चेस्ट वॉल का थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा होता है। तो उससे आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये जो लीजन है ये थोड़ा सा, अगर आप इस पे देखें तो थोड़ा ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लीजन है ये बेसिकली लेटरल और सुपीरियर साइड पे है। तो अगर लेटरल और सुपीरियर साइड पे जो इमेज यानी कि जो आपका लीजन होगा तो इसका मतलब ये है कि उसने फिर आपसे वो क्लॉक पूछा हुआ था कि चार ऑप्शंस दी हुई थी। अब अगर आप देखेंगे तो 4 o'clock जो था, अगर लीजन यानी आप लिखें तो 4 o'clock का मतलब ये है कि ये तकरीबन राइट मीडियल लोअर क्वाड्रेंट में बनता
और जो 2 o'clock था वो मीडियल अपर क्वाड्रेंट में बनता। इसी तरह जो 8 o'clock था वो लेटरल लोअर क्वाड्रेंट में बनता, और जो राइट अपर क्वाड्रेंट में है वो आपका 10 o'clock की पोजीशन बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो आंसर करेक्ट था वो 10 o'clock था। तो ये सिर्फ इसलिए आपको है कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं मैमोग्राफी की, तो आपने इन दोनों इमेजेस को देख लेना है कि किस में से चेस्ट वॉल नजर आ रही है और किस में सिर्फ आपको इमेज यानी कि सिर्फ ब्रेस्ट नजर आ रहा है। तो अगर जिस तरह की इसमें आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इसमें आपको चेस्ट वॉल का कोई पार्ट नजर नहीं आ रहा है, जबकि इसमें आपको जो पेक्टोरलिस मसल है वो आपको रूट में थोड़ा सा नजर हो रहा है आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने सबसे पहले सीसी पे उसको वैल्यूएट कर लें कि वो रिट्रोएरियोलर है, मीडियल है या लेटरल है, डिपेंडिंग ऑन कि ये कौन सी साइड का ब्रेस्ट है। और उसके बाद फिर वो साथ उन्होंने ऑब्वियसली लिखा होता है, इसमें मार्क नहीं हुआ था लेकिन नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि राइट ब्रेस्ट। दूसरी जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि आपने जब इसमें देखेंगे तो अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें, इसके अंदर जो दूसरा ये था, यानी कि यहाँ पे ये जो इमेज था ये ऊपर आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो मीडियो लैटरल ओब्लीक है, इसमें ये रिलेटिव टू ब्रेस्ट अपर एंड लोअर पोजीशन को इसने करना था। तो इसमें ये जो लीजन था ये राइट जो इसकी अपर ब्रेस्ट थी उसके अंदर था। मैं आपको एग्जैक्ट इसकी जो है ना राइट अपर आउटर क्वाड्रेंट में था, यानी कि अपर भी था, ये देखें ना, अगर इसके साथ आप ब्रेस्ट की पोजीशन देखें तो ये अपर भी था और लेटरल भी था। तो अपर और लेटरल में जो सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास ठीक थी वो 10 o'clock पोजीशन थी, ठीक है। तो इसलिए आप इसमें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इसमें ये देखें कि ये जो है ये ब्रेस्ट का अपर पार्ट है, यहाँ से नीचे ये लोअर पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये ऊपर वाली साइड पे जो ब्रेस्ट का पार्ट है ये अपर पार्ट होगा। इसी तरह ये जो था राइट ब्रेस्ट था, और चूंकि स्पीरियो इन्फीरियर इमेज होता है तो ये जो साइड होती है यानी कि राइट ब्रेस्ट की, ये लेटरल थी और ये मीडियल थी। तो इसका मतलब है एक तो लेटरल था और स्पीरियर था, तो स्पीरियो लेटरल पोजीशन में ये होगा, और स्पीरोलैटरल पोजीशन में जो है ये फिर 10 o'clock के हिसाब से था। तो ये राइट अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर लीजन था जिसको आपने मेमोग्राफी में लोकेट करना है। आपके पास ये क्वेश्चंस बाद में भी रहेंगे, आप इनको दोबारा एक दफा वैल्यूएट कीजिएगा, और अगर कोई मसला हुआ तो हम उसको बिल्कुल देखते जाएंगे साथ साथ। अच्छा जी, हाँ, ये जो एक इमेज था ये इसलिए लगाया गया था कि इसके अंदर आपने सॉरी ये अच्छा, इसमें हाँ, ये एक टिपिकल ट्रैम लाइक जो आपकी क्या कहते हैं ट्रैम ट्रैक कैल्सिफिकेशन के, जिस तरह मतलब आपने देखा होगा कि वो जो शहर के अंदर ट्रेन्स चलती हैं तो उसके अंदर जो उसकी ट्रैम की लोकेशन होती है कि पैरेलल एक दूसरे के साथ रन कर रही होती हैं। तो ये सिर्फ उसकी करेक्टराइजेशन के लिए था, क्योंकि ये भी आपके तकरीबन जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत एक बड़ी मेजॉरिटी के अंदर जो है वो ये आपकी होती है इसमें। और एक सेकंड में, हाँ जी। और उसके अंदर जो है ना वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन जो है बिनाइन फाइंडिंग है, और रिपोर्ट में नॉर्मली आप इसको मेंशन नहीं करते होते। तो लेकिन इसमें आपके पास जो कैल्सिफिकेशंस की टाइप थी ये लार्ज रॉड लाइक नहीं थी, ट्यूबुलर भी नहीं थी, वेस्कुलर थी, ये जिसके साथ एरो ये बेसिकली वैसे ही मतलब सिलेक्ट हुआ हुआ है। और तीसरी जो चीज थी फाइन लीनियर थी। जो बाकी इसमें कैल्सिफिकेशंस के पैटर्न है वो आपको आइडिया है कि ये हमारे लिए खतरनाक हैं, लेकिन जो ये ट्रैम लाइक है ये बिनाइन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है तो ट्रैम लाइक या वेस्कुलर कैल्सिफिकेशंस आप कॉल ऑफ इनको कॉल करते हैं। और अगर ये ओल्ड एज पेशेंट के अंदर हैं तो फिर हम इसको मेंशन नहीं करते। लेकिन अगर ये यंग एज पेशेंट में है तो फिर उसको आपको मेंशन करना पड़ता है पेशेंट की एज के हिसाब से। तो इसमें कोई खास चीज नहीं थी सिवाय इसके कि आपको इसमें इसका आइडिया हो। बायरेट्स टू कह देते हैं इसको, लेकिन आप नॉर्मली इसको मतलब हम कैटेगराइज नहीं करते नॉर्मली ना, अनलेस के यंग पेशेंट ना हो। तो इसका मतलब ये है कि वो बायरेट्स टू तब आप यूज करेंगे जब आपको कोई डेफिनेट कैल्सिफिकेशन का लीजन नजर आएगा। अदरवाइज आप इसको बायरेट्स 1
और इवन के इसको कई बार नॉन करेक्टराइजेशन भी रहने देते हैं कि अगर अनलेस के ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ना हो। लेकिन ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होता है। एग्जाम में आपको ये नॉर्मली इसके ऊपर बेस नहीं करेंगे क्वेश्चन, लेकिन ये ना हो कि आप इसके ऊपर कोई कैल्सिफिकेशन के निशान लगा रहे होंगे, ये कैल्सिफिकेशन जो है सस्पिशियस है। अच्छा जी, हाँ, अब अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज मोस्ट वरीसम इन द मास डेमोन्स्ट्रेटेड इन द अल्ट्रासाउंड इमेज ऑफ द ब्रेस्ट। अच्छा जी, इसमें आपके पास जो करेक्टराइजेशंस होती हैं, तो सबसे पहले जो है आपकी इसमें होती है कि ओरिएंटेशन जो होता है वो किसके साथ होती है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि लॉन्ग एक्सेस ऑफ मास इन रिलेशन टू द स्किन, कि अगर स्किन भी सपोज करें इस तरह, यानी कि स्किन है और जो मैस की ओरिएंटेशन है वो भी इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। जबकि जो अगर आपकी ओरिएंटेशन इस तरीके से है मैस की, यानी कि जो आपकी प्रोब है उसके साथ उसी की जो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो इसका क्या कहते हैं, जो पैटर्न बन रहा है, इमेज बन रहा है, उसके लॉन्गिट्यूडनल अगर इमेज यानी कि मैस है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसके अंदर जो एंटी पैरेलल या जिसको टॉलर देन वाइड का क्या कहा जाता है कि इसकी जो ओरिएंटेशन है वो टॉलर देन वाइड है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी मेलिग्नेंट लीजन्स हैं, यानी कि जितनी बिनाइन लीजन है ना, उसमें आपकी उसकी जो मैस की मेन ओरिएंटेशन है वो अगर स्किन के पैरेलल चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिनाइन की फीचर में चला जाता है, उसको फेवर करता है। जबकि अगर एंटी पैरेलल, यानी कि जो उसकी स्किन के पैरेलल नहीं है, उसके अगेंस्ट खड़ा है, या जिसको आप टॉलर देन वाइड, यानी कि उसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा, यानी कि ये मेलिग्नेंसी को फेवर करता है। ये जो इसकी फाइंडिंग है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो इसकी साइज था वो चूंकि कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, जाहिर बात है। इसकी एक्वाजेनिसिटी और इसकी ओरिएंटेशन और लोकेशन, चार चीजें जो थी ना वो इंपॉर्टेंट थी। अब इसका मसला ये था कि इसमें जो सबसे ज्यादा सस्पिशियस फाइंडिंग, अगर आपको ये चारों फाइंडिंग्स में से सिलेक्ट करना पड़े, तो हमेशा जो ओरिएंटेशन है, यानी कि अगर उसकी जो हाइट है वो विड्थ से ज्यादा नजर आ रही है, तो ये सबसे ज्यादा सस्पिशियस है इन सारी फाइंडिंग में से। ठीक है, तो उसके बाद जो ये इसका हाइपोइकोइक होना भी खतरनाक होता है, सारी बातें। हम हाइपोइकोइक मैसेज को इस तरह छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हाइपोइकोइक होना, तो कई दफा सिस्ट भी हाइपोइकोइक होगी, बल्कि वो एनेकोइक होगी। उसके अलावा जो फाइब्रोइड नोमाज हैं वो भी कई दफा जो है वो हाइपोइकोइक ही नजर आएंगे आपको, मतलब मेजोरिटी जो है वो आपके हाइपोइकोइक लीजन्स ही होंगे। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आपकी इन सारी चीजों में से अगर कोई चीज आपके लिए सबसे ज्यादा सस्पिशियस है, तो वो इसकी ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू स्किन होगी। ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जो है ना, फिर द फैक्ट दैट दिस मास इज हाइपोइकोइक टू सन, ठीक है। अच्छा, लोकेशन एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि जो लोकेशन है ना वो क्या होगी। और लोकेशन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे हेल्प आउट करेगी कि कई दफा जो लीजन्स हैं वो ब्रेस्ट की पैरेन्काइमा से ही बाहर पड़े होते हैं, मतलब स्किन के अंदर होंगे, तो तब वो इतने हमारे लिए जो है वो क्या कहते हैं सस्पिशियस या नहीं होंगे। ठीक है, तो वो फिर इसका मतलब है क्यूटेनियस लीजन है, या वो क्योंकि नजर वो भी हाइपोइकोइक की तरह आएंगे, लेकिन उसका जो है वो यानी लोकेशन भी उसकी ब्रेस्ट से बाहर होगी, तो वो भी हमारे लिए सस्पिशन इतनी नहीं होगी, लेकिन लोकेशन भी आपको हेल्प आउट तो करती है डेफिनेट। लेकिन इन सारी चीजों में से, यानी कि जितने हमने फीचर्स देखे हैं, इनमें से अगर आपके पास ऑप्शन होगी तो ओरिएंटेशन जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, इसमें आपके पास अच्छा जी, ओरिएंटे आपकी जो जिसकी क्यूरी है ना, वो इस तरह अपनी जो आपकी इंडिविजुअल क्यूरी है ना, वो आप लोग काइंडली जो हेल्पलाइन नंबर है ना उसमें आप काइंडली सेंड करते जाएं। वो हम आपके मसले देख लेंगे कि अगर आंसर आपके ठीक नहीं आए हुए या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है, उसको कोई इशू नहीं है, वो हम देख लेंगे। लेकिन इस जगह पे आप जो इस वक्त लेक्चर से रिलेटेड है ना क्वेश्चंस, वो काइंडली कीजिएगा, ताकि हम फिर उस पर ही फोकस्ड रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आया अगला। अगला में था क्या कि जो है वो ये था आपका बायोप्सी के लिए। और इसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, ये 1, 2, 3 and 4 shows the correct pre-fire position orientation of the biopsy device relative to the target, the pectoralis muscle, just before spring-loaded device is fired into the mass to obtain tissue.
अच्छा, इसमें जो दो तीन चार चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट, एक तो ये है कि जो दो क्राइटेरियाज इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि आपको जो आपकी है ना, क्या कहते हैं इसकी, जो नीडल है, जो उसकी आपको सिर्फ टिप विजिबल नहीं होनी चाहिए, आपको उसकी पूरी लेंथ विजिबल होनी चाहिए। ये पहली चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, कि आपने, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टिप नजर आ रही है और मैस नजर आ रहा है, तो आप फायर नहीं करेंगे। आप उसको पहले पोजीशन में लेके आएंगे कि क्या मुझे इंटायर लेंथ नजर आ रही है नीडल की कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जाहिर बात है कि जब आप फायर करेंगे तो जो आपकी ये फायर वाली, इसमें दो तरह की हमारे पास बायोप्सी नीडल्स होती हैं। एक वो होती है कि जो पहले आगे एडवांस करके फिर आप फायर करते हैं, जो कि उसको कोर बाद में लेती है, लेकिन उसमें एडवांस नीडल पहले हो चुकी होती है। और दूसरी वो होती है कि जिसने अभी पहले साथ फायर होना है, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा कोएक्सियल नीडल दूसरे वाले में उसके ऊपर जाना है और उसने फिर पीस लेना है। तो ज्यादातर जो ये आपके इसमें यूज होती है बायोप्सी डिवाइसेस, जो प्री फायर वाली जो ये कह रहा है, इसमें ये होगा कि ये पहले नीडल आगे जाएगी, उसके ऊपर से फिर दूसरा इसका कवर जाएगा और वो साथ इसको पीस उसका वो रिट्रीव कर लेगा। तो उसके अंदर जो नॉर्मली जो लोडिंग पोजीशन होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो ऑलमोस्ट लाइक 2 सेंटीमीटर, जहां आपकी पिन नीडल पड़ी है ना, उससे आगे उसने जाना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दूसरी एक डिवाइसेस होती हैं उसमें, जिसमें आप कवर वो जो ऑटोमेटिक नहीं होती, उसमें ये होता है कि पहले आप उसको नीडल को आगे पुश कर देते हैं, उसके बाद जब फायर करते हैं सिर्फ ऊपर से वो कोर जाता है, वो नीडल फिर आगे मूव नहीं करती। लेकिन इस कंडीशन के अंदर आपकी नीडल ने पहले मूव करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी नीडल, ये पहला इमेज देखते हैं तब क्या होगा कि अगर आपने इसको फायर किया तो क्या होगा, ये इसको क्रॉस करते हुए जाके पेक्टोरलिस मसल को लगेगा। वो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि इसकी जो लेंथ है जितनी ये है, इसके अंदर से अगर इसको 2 सेंटीमीटर फायर करें तो ये इससे निकल के आगे जाने का खतरा है, और इसका पीस जो है वो पेक्टोरलिस का आ जाएगा अंदर। और ये जो चीज है ये एक्सेप्टेबल नहीं होती ब्रेस्ट बायोप्सी के अंदर। तो इसका उसकी वजह ये है कि ये इवन के अगर ज्यादा फायर हुआ और ये बिल्कुल डीप था, तो क्या होगा, ये चेस्ट की वॉल को भी पियर्स करके न्यूमोथोरेक्स भी कर सकता है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि इसकी जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगला जो ऑप्शन है आपके पास वो ये था, जो फिगर 2 थी, ये वाली। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये है कि आपको इसकी जो नीडल है उसकी लेंथ तो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। कि अगर मैं इसको स्ट्रेट यहाँ से फायर करता हूँ, तो अब ये आगे से जाते हुए आपको इसको मतलब ऊपर से कुछ शायद पीस मिल जाए इसको तो मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज इसकी नीडल की ओरिएंटेशन और मैस की ओरिएंटेशन इस तरह है। तो ये अगर फायर भी करेगा तो इसके ऊपर से जाके वापस आ जाएगा, तो ये नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू को ले आएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास ये वाली थी, जो कि फिगर 3 थी। फिगर 3 में क्या प्रॉब्लम था कि बाकी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके अंदर जो नीडल की लेंथ थी हमें वो पूरी नजर ही नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब ये था कि जो नीडल लेंथ है वो अगर हमें पूरे नजर नहीं आ रही, तो हमने पहले ये कहा है कि जी ब्रेस्ट के जब भी आपने बायोप्सी करनी है, तो आपने पहले ये मेक श्योर करना है कि आपको जहां से वो स्किन में एंटर हो रही है और जहां तक वो पहुंची हुई है, वो पूरी की पूरी प्रोब में नजर हो और उसके आगे उसके रिलेशन में मैस पड़ा हुआ हो। अगर आपको ये सारा कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये बायोप्सी के लिए दोबारा रीपोजिशन करनी पड़ेगी, या जिस तरह भी आप इसको अपने प्रोब को सेट करें या जिस तरह भी करें। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी प्रॉब्लम ये था कि इसकी लेंथ ही नहीं थी हमारे पास। तो चूंकि लेंथ नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि इसका हमें नहीं पता कि उसने कहाँ से आ रही है, कहाँ जाना है। तो इसका मतलब है कि ये वाला भी ऑप्शन ठीक नहीं थी। आखिरी ऑप्शन हमारे पास जो फिगर 4 की बचती थी, वो इसलिए ठीक थी कि एक तो इसमें हमें एंटायर लेंथ नजर आ रही थी, और दूसरा ये क्या था कि ये उसके साथ पैरेलल ओरिएंटेशन के साथ अब पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब ये था कि इन सारों में से जो ऑप्शन थी, इन सारों में से वो फिगर 4 की ऑप्शन बेस्ट थी, कि उसमें से हमारे पास हम सेफ भी थे, और जब हम नीडल बचा चुके हैं और हमें पता है कि इसने स्ट्रेट फायर करना है और इसमें फायर करके जो है वो पूरे का पूरा टिश्यू ले आना है, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल 45 डिग्री थ्योरेटिकली तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कई दफा एग्जैक्ट 45 डिग्री नहीं भी मिल रहा होता, तो आपके डिपेंडिंग ऑन द मैच पोजीशन अगर वो इस तरह पड़ा हुआ है कि आप उसके साथ डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 45 डिग्री लेके जाएं। स्किन में एंटर होते हुए थोड़ा सा 45 डिग्री रख के आपको एंटर होना पड़ता है, लेकिन उसके बाद तो आप उसको पोजीशन मैच के हिसाब से, जरूरी तो नहीं कि 45 डिग्री में, मतलब इसमें अगर आपकी यहाँ से अप्रोच बन रही है बिल्कुल स्ट्रेट, तो अब इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है कि आप इसको 45 डिग्री से यहाँ से लेके आए, क्योंकि हमने 45 डिग्री को फॉलो करना है। तो इसमें तो हमें बस स्ट्रेट जहां से मैथ्स का जंक जो है हमें पूरा मिल जाए। तो उसमें ये होता है कि जब आप सारा कुछ ये पोजीशन कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो है ना फिर आपके पास ये सारे के सारे हो जाते हैं।
अच्छा, इसमें ये मैं एंड में बताऊंगा आपको इसमें, क्योंकि फिर लंबी बहस हो जाएगी वैक्यूम असिस्टेड, और इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अगला चलते हैं। 52-year-old फीमेल पेशेंट अंडरगोइंग एनुअल स्क्रीनिंग मेमोग्राम। अब इसमें आपके पास जो था ना, एक ये लीजन दिखाया गया था, ये वाला, ठीक है। और ये लीजन इसलिए दिखाया गया था कि ये जो है 50% ऑलमोस्ट, लाइक वैसे तो 47 है एग्जैक्ट वैल्यू उसकी, लेकिन 50% ऑफ जो ब्रेस्ट है ना, जो उनमें ये प्रेजेंट होता है ये लीजन, ठीक है। तो आपको इसकी करेक्टराइजेशन जो है ना, वो आपको आनी चाहिए कि इसमें क्या क्या ऑप्शन होती है, कि अगर आपके पास जो ये है बेसिकली इंट्रा मेमोरी लिम्फ नोड, या IMLN जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आता है कि फैटी हाइलम, और दूसरा ये है कि ये अपर आउटर क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। और नॉर्मली किसी वेसल के साथ पड़ा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक लिम्फ नोड है, तो इसका मतलब ये है कि तीन चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ये है कि क्या ये अपर आउटर क्वाड्रेंट में पड़ा है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो यानी कि जो इसके अंदर जो सॉरी फैटी हाइलम दो, और तीसरा चीज वेसल, यानी कि तीन साइंस जो है ना आपने इसके अंदर याद रखने हैं। अब इसको तो मैं आपको इमेज को ओपन करके दिखाऊं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट वो सारे के सारे साइंस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। एक तो ये है कि यहाँ से वेसल भी ये पास कर रही है साथ, दरमियान में जो इसके लिम्फ नोड, ये पूरे का पूरा लिम्फ नोड है, और इसके जो दरमियान में है ये वाला जो एरिया, ये सारे का सारा फैटी हाइलम है, जो कि इसके अंदर मतलब ये यानी कि इसकी बेनिग्निटी को, या इसकी जो लिम्फ नोड का बिनाइन होने को जो है इंडिकेट करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो दूसरा इसकी लोकेशन वाइज, या हाँ मेरा ख्याल है कि ये अपर आउटर क्वाड्रेंट में ही बनेगा, तो इसलिए जो है ना ये सारे की सारी जो चीजें हैं ना, इसमें आपने ये देखना है। अच्छा, बाकी अब हम देखेंगे कि सिस्ट जो है ना, नहीं, आप बिल्कुल कहेंगे अगर आपको बाकी सारी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, लेकिन अगर इनर, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर जो इनर क्वाड्रेंट में मिल रहा है ना आपको, तो फिर आपको ना मीडियली ब्रेस्ट के अंदर बड़े तसल्ली से देखना पड़ेगा कि कोई लीजन वगैरह या कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मतलब अगर जो अगर यानी कि जो उसके मीडियली लोकेटेड लिम्फ नोड है, तो उसमें हम सस्पिशियस हो जाएंगे। उसमें हम ये जरूर सस्पिशियस होंगे कि हमारी जो सर्च है या थ्रेशोल्ड है वो मजीद बढ़ जाएगा कि हम किसी लीजन को ढूंढ लें। लेकिन लेटरल है तो हम इतने सस्पिशियस नहीं होंगे, लेकिन मीडियली है सस्पिशियस जरूर होंगे। लेकिन अगर वो वेसल और फैटी हाइलम हमें मिल गया, तो फिर भी हम स्कूल में रहेंगे, कि इसका मतलब ये है कि ये malignant नोड नहीं है, क्योंकि malignant नोड जो होते हैं उसके फैटी हाइलम प्रिजर्व नहीं रहते, क्योंकि वो सारी बात है कि हाइलम से आके इन्वेड करता है और फिर बाहर को निकलता है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, इसके अंदर एक सिस्ट थी। सिस्ट तो आपको मतलब मैं बाकी जो डिफरेंशियल है इसमें सिस्ट क्यों नहीं थी, क्योंकि सिस्ट जो है वो किस तरह की नजर आती है इसके अंदर, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होती है और नॉन कैल्सिफाइड मैस होती है, इसमें कोई कैल्सिफिकेशन नहीं होती। लेकिन उसमें और फैटी हाइलम जो है वो भी इसमें नहीं होता सिस्ट के अंदर, ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद जो लाइपोमा है, लाइपोमा जो है वो डिफरेंशियल में आता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि वो जो इसमें एक तो वो कम्प्लीटली रेडियोलूसेंट होता है, कि वो आपको इतना अच्छा डेफिनेशन नहीं दे रहा होता, वो आपको उल्टा हाइपो की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा होता है। और दूसरा इसके अंदर फिर फाइब्रोएडिनोमा एक डिफरेंशियल था इसके अंदर। और फाइब्रोएडिनोमा में भी जो फैटी हाइलम है, और एक उसमें फैटी हाइलम नहीं होगा, दूसरा उसके साथ वेसल आपको कोई ज्यादा टच होती हुई या उसके वेसल की जो करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है वो नजर नहीं आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो लिम्फ नोड्स हैं ऑब्वियसली ये ड्रेन कर रहे होते हैं लिम्फेटिक्स को, और इनके साथ इस तरह वेसल्स अटैच्ड होती हैं जो इसको सप्लाई दे रही होती हैं। तो इसके अंदर आपको ये अगर वेसल्स आती जाती नजर आ रही हैं, इसका मतलब है ये ज्यादा लिम्फ नोड है एज कम्पेयर टू एक लिग्नेंट लीजन के, प्रोवाइडेड दैट के बाकी सारी चीजें फैटी हाइलम वगैरह हर चीज प्रिजर्व हो। और बाकी फाइब्रो एडिनोलाइपोमा जो है वो तो काफी बड़ा होता है, वो इतना छोटे तौर पे नॉर्मली नजर नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना आपका अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्टर फॉर दिस मैस, कि अगर आपने एक लाइन में इसको या एक वर्ड में डिफाइन करना है, तो क्या इसको आप हाइपोइकोइक कहेंगे, नॉन इकोइक कहेंगे, नॉन एकोजेनिक कहेंगे, या एनेकोइक कहेंगे। तो अब इसमें आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बेसिकली जो एनेकोइक है, इसका मतलब है कि इसका मतलब कोई एको नहीं आई,
ठीक है। और अगर हम इसको ओपन करके देखें तो आप इसमें देखेंगे आपको कहीं से भी इसके अंदर कोई भी जो है वो एकोजेनिक एरिया नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला लीजन था इसकी जो टिपिकल जो अपेयरेंस थी वो एनेकोइक थी। नॉन एकोजेनिक इसके लिए वर्ड नहीं यूज करते, ना नॉन इकोइक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। बेसिकली जो है एनेकोइक और हाइपोइकोइक ये दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो हाइपोइकोइक था, हाइपोइकोइक जो है वो इसके लिए वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि हाइपोइकोइक तो सारे के सारे मैसेज ही होते हैं तकरीबन, अभी हमने पहले भी देखा था। लेकिन एनेकोइक का मतलब ये है कि इसके अंदर से कोई वापस रिवर्बेशन या कोई भी इसके अंदर से हमें पल्स वापस नहीं मिली, और उसके बाद फिर इसमें फॉलो वो तो उसकी वजह से आप इसको एनेकोइक का वर्ड करेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन का डिफरेंस, यानी कि जो बताने के लिए कि आपने वर्ड को स्पेसिफिक हो के एनेकोइक ही वर्ड यूज करना है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था जी, ब्रेस्ट एमआरआई इज आइडली परफॉर्म ड्यूरिंग विच डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें 7 to 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें क्या होता है कि जो इसकी ब्रेस्ट की जो ग्लैंडुलर इन्हांसमेंट होती है वो कम हो जाती है। यानी कि जो अगर आप, क्योंकि जाहिर बात है कि जो आप ब्रेस्ट एमआरआई करते हैं तो उसके अंदर आपने कंट्रास्ट एनहांसमेंट तो लाजमी उसका पार्ट एंड पार्सल है, आप उसको नॉन कंट्रास्ट ब्रेस्ट एमआरआई नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर जरूरी होता है कि आपने ऐसे टाइम में करना है कि अगर आप ट्यूमर को और ब्रेस्ट पैरेन्काइमा को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऐसा टाइम हो कि जिस वक्त जो बैकग्राउंड पैरेन्काइमा है वो इन्हांस बहुत ज्यादा ना करे, ताकि जो ट्यूमर है उसको वो इन्हांस करने दे और हम उसको कंट्रास्ट बेहतर तौर पे देख सकें। तो इसलिए 7 to 14 डेज के टाइम जो है वो किया जाता है कि उसके अंदर जो है वो जो बैकग्राउंड इन्हांसमेंट होती है तो वो इतनी ज्यादा नहीं होती, और उससे फिर जो आपकी सटल एबनॉर्मेलिटीज हैं तो उसकी वजह से वो यानी कि कम से कम जो है ना आपकी मतलब यानी कि जो छोटी छोटी एबनॉर्मेलिटीज हैं वो भी नजर आ जाती हैं। तो जैसे ही फिर अगले डेज में जाता है तो फिर आपको पता है कि वो हार्मोनल चेंजेस ऐसी आती हैं कि ब्रेस्ट में भी ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन वगैरह थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर जो है बैकग्राउंड इन्हांसमेंट बढ़ जाती है और फिर वो हमें छोटे छोटे लीजन्स जिसके लिए हम एमआरआई करना चाह रहे हैं वो फिर छुपना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके लिए था कि अगर आपको मैस नजर आ रहा है ऑन टू व्यू मैमोग्राम, यानी कि दोनों व्यूज में आपको उसके अंदर फैट नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि एमएल और सीसी के अंदर, तो अब आपका जो प्रोसीजर है वो आगे क्या होगा। तो उसमें ये है कि जब अगर आपको इसमें जो रूटीन रिकमेंडेशंस हैं उसमें ये कहा जाता है कि अगर फैट कंटेनिंग है ना रूटीन एमएलओ और सीसी में कोई भी लीजन अगर पड़ा हुआ है तो उसमें जो पॉसिबिलिटी है कोई भी एबनॉर्मेलिटी होने की वो बहुत लेस लाइकली है। तो उसके अंदर फिर आप जो है वो 6 मंथ फॉलो अप या एमआरआई या अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में तो शायद कोई बहुत फायदा भी नहीं होगा, तो इसलिए आप उसके अंदर उस ऐसे पेशेंट को कि जिसमें 100% बेनिग्निटी है तो इसको आप बायरेट्स 2 में डाल के कि जो लीजन है, चूंकि ये बायरेट्स 2 है कि डेफिनेटली बिनाइन लीजन होगा, तो इसलिए आप उसको 1 ये रूटीन फॉलोअप में जाने देंगे और उसके अंदर आप इसको फर्दर मतलब ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो ये याद रखना है आपको कि जब आपका बायरेट्स 2 आ गया तो फिर आपका रूटीन फॉलोअप ही चलता है, आप उसके अंदर जो है फॉलोअप को कम ज्यादा नहीं करते नॉर्मली, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर अगला था हमारा, हाँ जी, बायरेट्स 6। तो बायरेट्स आप लोगों को वैसे तो माशाल्लाह याद है, और लेकिन इसमें यह है कि जो एक क्वेश्चन कम से मैंने देखा था वो बायरेट्स 5 तक तो सारों को याद होता है, तो बायरेट्स 6 जो है वो आपको कई दफा नहीं पता लग रहा था। तो बायरेट्स 6 वो होते हैं पेशेंट्स जिनमें जो कि बायोप्सी प्रूवन मैलिग्नेंट लीजन्स हैं, ठीक है। और काफी सारी चीजें हैं जिसमें बायरेट्स 6 नहीं होता, जिस तरह पायराइड्स है उसमें बायरेट्स 6 कोई चीज नहीं है। लेकिन बायरेट्स जो है ये चूंकि मेरे ख्याल से सबसे पुराना सिस्टम आ रहा है इनका जिसके ऊपर ही अब ये पायरेट्स टायरेट्स ये वो सारे बने हैं, तो इसलिए जो है ना वो इसमें आपको जो है वो ये याद रखना है कि जो बायरेट्स कैटेगरी 6 है वो नॉर्मली नॉन मेलिग्नेंसी या जो क्या कहते हैं बायोप्सी प्रूवन मेलिग्नेंसी जो है उसको है, सस्पिशियस नहीं है अब वो 100% प्रूवन है। यानी कि इवन के जो बायरेट्स 5 है वो भी आपको मतलब हाईली मेलिग्नेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करती है, लेकिन वो डेफिनेट मेलिग्नेंसी को नहीं इंडिकेट करती है। यानी कि वो ये कहती है कि ये लीजन बहुत चांस है कि ये मेलिग्नेंट होगा, लेकिन ये 100% मेलिग्नेंट नहीं है। लेकिन बायरेट्स 6 जो है वो आपको तब आप यूज करेंगे जब आपके पास उसकी बायोप्सी रिपोर्ट होगी और उसके बाद आप कहेंगे ये बायरेट्स 6 लीजन है या जो भी लीजन है, ठीक है।
उसके बाद अब हम आते हैं इस कर्व के ऊपर। कहाँ गया कर्व? एक सेकंड, हाँ जी। अच्छा, इसमें जो आपका था ना क्वेश्चन, वो था कि जी विच कर्व इज टिपिकल ऑफ मेलिग्नेंसीज, के कौन सा जो है मतलब आप कर्व देखते हैं। पहली चीज ये कि ये जो है, जो ये आपका कर्व बनते हैं, मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे होंगे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जो इस कर्व की फॉर्मेशन है वो अभी तक मेजोरिटी सेंटर्स के अंदर जो है सिर्फ मशीन के ऊपर ही हो सकती है, और वर्क स्टेशन पे नॉर्मली नहीं होती। तो चूंकि हम लोगों को वर्क स्टेशन पे काम करने की आदत है, तो फिर हम ये करते हैं कि हम उनको मतलब कहते हैं कि जी इसकी हमें डायनामिक देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो उसमें मैंने मेजोरिटी ये देखा कि उन्होंने जो है ना जो ये कर्व है ना, वो ऐसे ही लगाया होता है कि ब्रेस्ट में कहीं भी लगा होता है, कहीं तो लीजन के ऊपर लगाते ही नहीं वो। तो इसलिए इसके अंदर जब भी आपने इसको इंटरप्रेट करना है ब्रेस्ट कर्व्स को, तो पहले आपने उनसे इमेज, अगर अगर वहां पे इमेजेस अवेलेबल हैं, तो ये मेक श्योर कर लें कि जो कर्सर है या एफओबी जो आपका जो है आरओआई, वो प्रॉपर जगह पे लगा हुआ है या नहीं। ठीक है। उसमें फिर ये था कि आगे आपको इसमें बता देंगे जी जो आपके 3 टाइप्स के काइनेटिक जो इन्हांसमेंट कर्व्स हैं, उसमें ये है कि पहले जो है स्लो पर्सर यानी कि स्लो अपटेक है, और परसिस्टेंट इन्हांसमेंट है, जो कि टाइप 1 होते हैं। ठीक है। उसके बाद उसमें जो है वो टिपिकल ऑफ बिनाइन लीजन्स है। उसके बाद जो है ना फिर एक होते हैं जो टाइप 3 में जाते हैं, और वो क्या होते हैं कि जो है इनिशियल फास्ट अपटेक विद वॉश आउट। ठीक है। यानी कि जो हम इसमें देखें तो ये एक अपटेक हुआ, उसके बाद जो है ना अगर तो वो ये परसिस्टेंट कर गया है, तो उसमें तो ये बिनाइन की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसके साथ ऊपर आके अगर ये वॉश आउट कर गया, यानी कि अपनी कर्व नीचे की तरफ ड्रॉप कर गया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें फिर ये मेलिग्नेंसी को इंडिकेट करता है, ये टिपिकल ऑफ मेलिग्नेंट कर्व है। और टाइप 2 वो है जो कि ना आगे परसिस्टेंट की तरफ जा रहा है, यानी कि आगे बढ़ता भी नहीं जा रहा और कम भी नहीं हो रहा, तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसका कोई हल नहीं रहता, सो इसलिए कि उसको हम इनडिटर्मिनेट कर दें कि हमें इस पर नहीं क्लियर हो रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो कर्व्स हैं, ये आप यानी कि विजुअली विजुअली नहीं अप्रिशिएट कर सकते कभी भी, तो इसलिए आपने इसको कभी विजुअली ट्राई भी नहीं करना, क्योंकि वो मशीन ही कैलकुलेशन करके पूरी जो है वो आपको सारी की सारी मेजरमेंट देगी। क्योंकि उसमें जो होता है ना ये सीटी स्कैन, उसमें तो आपके पास हाउंसफिल यूनिट्स है ना, कि इतने यूनिट पे फैट है, 0 पे वाटर है, 100 पे या वो 1000 में एयर है, और जो -1000 पे और +1000 एंड अबव में बोन है। तो लेकिन एमआरआई में ऐसा कुछ नहीं है। एमआरआई में जो है वो आपके 16,000 किस्म के या 14,000 किस्म के शेड्स तो पड़े हैं, लेकिन क्या वहां पे कोई -30 -40 की वैल्यू है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे सारा कुछ रिलेटिव है। वहां पे कोई, यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं, इंटेंसिटी एनहांसमेंट देखने का कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि हम उसको विजुअली ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा जी ये प्री कंट्रास्ट है, ये पोस्ट कंट्रास्ट है। तो उसमें भी प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास अगर आपने एनहांसमेंट सेटल है, तब आपकी विजन इतनी कई बार शार्प नहीं होती कि आप उसको अप्रिशिएट कर सकें। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप सब्सट्रैक्शन इमेजेस करते हैं कि आप प्री कंट्रास्ट माइनस कर देते हैं पोस्ट कंट्रास्ट में से, और अगर उसके बाद कोई चीज उस इमेज में नजर आ रही है आपको, इसका मतलब ये है कि वो एनहांसमेंट की वजह से है। तो इसीलिए जो ये एमआरआई के इमेजेस हैं, और ये जो अगर आपको इमेजेस दिए जाते हैं, तो उस पर आप बिल्कुल कमेंट ना कीजिएगा कि ये परसिस्टेंट एनहांसमेंट है या ये एनहांसमेंट आ गया, या वो तो हल्की सी आप विंडो चेंज करें, सारी एनहांसमेंट ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए एक आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो अगर आपको एमआरआई ब्रेस्ट दिखाया गया है और वो कर्व नहीं बना हुआ, तो ये फार्मूला आपने उधर नहीं लगाना है कि ये परसिस्टेंट है या प्लेटू है या वॉश आउट है। ये फार्मूला तभी लगेगा जब आपको वो ये कर्व बना हुआ दिखाएंगे और इसका ग्राफ दिखाएंगे, तो फिर आपने इस पे कमेंट करना है या जो भी आप आगे चलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा सा आसान सा, बल्कि इसमें 2-3 चीजें हैं जो मतलब एक तो आपने कई बार स्कैन किए होंगे, और एक मिनट है, मैं इन सारों को बंद ही कर दूं। अच्छा जी। अच्छा, इसमें जो आपके पास ये थी ना, मैं इसमें ये एक एकोजेनिक सा एरिया आ रहा था जो इस तरह वेज शेप था, या जो अंदर की तरफ बल्ज कर रहा है, तो इसके अंदर जो मोस्ट लाइकली इसकी थी वो जो डिफ्रेंसिएशन थी, वो बेसिकली जंक्शनल पैरेन्काइमल डिफेक्ट थी। और जो जंक्शनल पैरेन्काइमल डिफेक्ट होता है वो नॉर्मली जो है वो एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ
राइट किडनी में होता है। यानी कि ये टिपिकली ज्यादा कॉमनली जो है ना राइट किडनी में ही देखा जाता है, और ये जहाँ पे अपर 1/3 टू लोअर 2/3 की जंक्शन होता है ना, तकरीबन उस जगह पे वो आपको ज्यादा ही मिलता है, जहाँ पे ये लोकेशन उन्होंने दिखाई दी है। अगर आप इसकी भी लोकेशन देखें ना, तो आपको इसमें यहाँ से, और ये किडनी पूरी जा रही है तो इस जगह के ऊपर यहाँ पे आके नजर आता है। अब इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि क्या ये रीनल स्कारिंग हो सकती है। तो अब इसमें अगर आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ तो उसमें उन्होंने फीटल लॉबुलेशन और रीनल स्कारिंग का एक तरीका बताया था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आपकी जो पिरामिड्स हैं उनके ऊपर इंडेंटेशंस हैं, यानी कि जो यानी कि आपका वो पिरामिड जा रहा है और पिरामिड की जो ऊपरली साइड है उधर से इंडेंटेशन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो लाइकली रीनल स्कारिंग को इंडिकेट करती है। तो उसकी वजह ये है कि वहीं पे ज्यादा जो इन्फेक्टिव प्रोसेस है या जिसकी वजह से भी रीनल स्कारिंग होती है वो उस लोकेशन पे ज्यादा होती है, तो फिर वो वाला एरिया क्लैप्स करता है जो कि पिरामिड के ऊपर वाला एरिया होता है। लेकिन अगर दो पिरामिड के दरमियान में अंदर आ रही हैं, मतलब जो लॉबुलेशंस हैं, तो फिर वो फीटल लॉबुलेशंस होती हैं। जो फीटल लॉबुलेशंस होती हैं वो कभी भी जो आपके पिरामिड्स हैं उनके ऊपर नहीं आती, वो उनके दो पिरामिड्स के दरमियान दरमियान में चलती है, ठीक है। तो ये लेकिन उससे भी थोड़ा सा आगे की चीज है जो कि जंक्शनल पैरेन्काइमल डिफेक्ट है, जो कि फीटल लॉबुलेशन, क्योंकि फीटल लॉबुलेशन होती है वो तो तकरीबन यहाँ पे 3-4 जगह पे नजर आती है। लेकिन ये भी फीटल प्रॉब्लम, यानी कि बचपन से ही इसके अंदर होगा ये, लेकिन इसको आप जंक्शनल पैरेन्काइमल डिफेक्ट कहते हैं। और इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ट्राइंगुलर एरिया होता है और एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द राइट किडनी की तरफ होता है, ठीक है। और उसके बाद बाकी इसके अंदर, हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशन, ऑब्वियसली आपको आइडिया है कि कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशन किस तरह की होती है। और एंजियोमायोलाइपोमा जो होता है वो इस तरह ट्रायंगुलर नॉर्मली नहीं होता, जितने भी आपने देखे होंगे शायद ज्यादातर एंजियोमायोलाइपोमास का मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि अगर वो 1 सेंटीमीटर से छोटे हैं तो वो ज्यादातर राउंडेड ही नजर आते हैं। अगर वो 1 सेंटीमीटर से बड़े साइज पे जा रहे हैं या उससे ज्यादा ऊपर जा रहे हैं तो फिर होता है कि वो कई दफा अपने शेप चेंज करते रहते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर छोटे होते हैं तो वो ज्यादातर उसमें ही आता है। और स्कार, वही बात बताइए कि स्कार जो है ना, वो रीनल स्कारिंग जो है वो आपकी हमेशा कहाँ पे होती है, जहां पे आपका वो पिरामिड है उसके ऊपर। तो आप अगर पिरामिड के पैटर्न को फॉलो करें तो ये पिरामिड के पैटर्न के दरमियान में आएगा, क्योंकि ये पिरामिड को डैमेज नहीं करता। स्कारिंग पिरामिड्स के साथ साथ चलती है, मतलब वहां पे इंडेंटेशन आ रही होती है उसमें। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये था कि हाँ, ये एक इमेज था, और इसमें 55-year-old मेल पेशेंट विद पाल्पेबल ग्रॉइन मैस, और इसमें उन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन या आपसे जो वो मांगी थी उन्होंने डिटेल्स, उसमें दो चीजें थी। एक में इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज थी, एक तो इसमें थोड़ा सा आपको डॉपलर दिखाने का मकसद था कि जो मैस है वो आपका इस जगह पे, जब जहाँ पे नेक है उसकी वेसल ये नीचे जा रही है और ये ऊपर की तरफ से, क्योंकि वो यानी कि नॉर्मली क्या कहते हैं उसको, वो ऊपर से नीडल डालते हैं, तो ये जो नॉर्मली आपके पोस्ट इंटरवेंशन सूडो एनेरिज्म्स बनते हैं वो नॉर्मली वेसल के इंटीरियरली होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने आगे से नीडल डालनी होती है, जहाँ पे वो डिफेक्ट करते हैं तो वहां से वो सूडो एनेरिज्म बन जाता है। और सूडो एनेरिज्म का मतलब ये है कि वो वॉल कोई भी नहीं होती उसमें, सारी वॉल्स खत्म हो जाती हैं और वो कंफाइंड बाय सॉफ्ट टिश्यू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो जो एनेरिज्म होता है उसकी जो, चूंकि वेसल के साथ वो पेटेंट कम्युनिकेशन रख रहा होता है, तो अब क्या होगा कि जब सिस्टोलिक फ्लो आता है तो एकदम से प्रेशर बढ़ता है, और वो प्रेशर जो है उस जो एनोरिज्म बना हुआ है उसमें भी ब्लड को गश कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला फेज है, यानी कि उसका जहाँ पे वो सिस्टली आ रही है, तो उस वक्त अगर आपकी नेक जिस तरह यहाँ पे बनी हुई है, तो इसके अगर आपने ऊपर प्रोब रखी हुई है तो जो ब्लड है वो किस तरफ को आएगा, आपके प्रोब की तरफ आएगा, यानी कि सिस्टली के साथ वो उसके अंदर एंटर हो जाएगा। और जैसे ही वो एंटर होगा तो उसके बाद वो उसके अंदर ही रिवॉल्व होगा या रोटेट होगा, और उतनी देर में क्या होगा कि डायस्टली आ चुकी होगी, यानी कि वेसल। अब डायस्टली में आपको पता है कि क्या होता है, जो वेसल्स हैं, अगर वो ट्राइफेजिक फ्लो आपको पता है कि वो चूंकि हाई रेजिस्टेंस फ्लो होता है उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा बैक भी वापस रिवर्स होता है, यानी कि उसके अंदर प्रेशर ड्रॉप करता है थोड़ा सा। तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप करता है, जाहिर बात उन्होंने सिस्टली से एक पूरा भर दिया हुआ है, तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप करेगा तो अब क्या होगा
अब ब्लड उस जो यानी कि चैम्बर है, जो सूडो एन्युरिज्म है, उसमें से निकल के अब वापस जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अब उसका एक दूसरा फेज आएगा जो कि रिवर्स फेज होगा, यानी कि सिस्टली के साथ वो डायलेट हुआ और ब्लड उधर को आया। उसके बाद जब डायस्टली आई तो वो जो वेसल के अंदर वो जो ब्लड भरा हुआ था उसने वापस कंप्रेस किया और वो वेसल के अंदर दोबारा उसने सूडो एन्युरिज्म ने ब्लड वापस फेंका। तो वो जो ब्लड वापस फेंकना आना है तो वो हर सिस्टली डायस्टली के साथ आपको एक इस तरह का यानी कि जो फ्लो पैटर्न है वो मिलना शुरू हो जाता है। और उसके अंदर जो आपका है वो टू एंड फ्लो, आप इसको मतलब यानी कि दोनों साइडों पे चलने का जो है वो ये इसमें आपको नजर आता है, ठीक है। और टू एंड फ्रो और ये जो फ्लो पैटर्न है ये नॉर्मली किसी भी और स्ट्रक्चर के साथ नॉर्मली नजर नहीं आता, ठीक है। और दूसरा अच्छा, इसके अंदर अब एक चीज है कि इसके जो नेक है वहां पे भी टर्बुलेंट फ्लो होता है। ये बिल्कुल टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो आपको जो आपकी क्या कहते हैं इसको, जो ये वेव फॉर्म है इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये फेल हो जाता है। जबकि अगर आपकी टर्बुलेंस नहीं होगी तो ये लाइन सिर्फ ऊपर ऊपर रहती, फिर नीचे आती, फिर इधर चली जाती। तो टर्बुलेंट फ्लो होता है इसके अंदर ऑब्वियसली। और वो जो और टर्बुलेंट फ्लो जाहिर बात है नेचुरल फिनोमेना। और यंग यिंग यांग पैटर्न जो होता है वो इसके अंदर होता है, जो इसका जो है ना जो सूडो एनालिज्म है उसके अंदर जो ब्लड है ना वो इस तरह जिस तरह यिंग यांग पैटर्न होता है ना वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है। तो इसलिए आपने इसको करना है। स्मॉल सिस्टली डायस्टली चल रही होती है ना उसके साथ जिस तरह उसकी ट्राइफेजिक पैटर्न होता है ना, वही ट्राइफेजिक पैटर्न जो है ना वो यहाँ पे भी उसी तरह का ही चल रहा होता है। क्योंकि जाहिर बात है उनके फ्लो पैटर्न पहले आपने पुश किया, फिर वो पुल हुआ, फिर थोड़ा सा पुश हुआ हल्का सा, तो वो जो जिस तरह ट्राइफेजिक पैटर्न है ना डिपेंडिंग ऑन किस तरह है उसी उसी वेसल आर्टीरियल की वजह से जो है ना उसका फ्लो पैटर्न इसी तरह का नजर आता है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। तो अच्छा हाँ, खैर इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये था कि ये आर्टीरियो वीनस फिस्टुला से आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आर्टीरियो वीनस फिस्टुला के अंदर नॉर्मली अगर वो आर्टीरियो वीनस फिस्टुला नॉर्मल वर्क कर रहा है तो फिर उसमें कभी भी रिवर्सल तो नहीं होगा। वो तो मतलब आर्टीरियल फ्लो, क्योंकि वीनस फ्लो ने किसी वक्त भी अपना प्रेशर आर्टीरियल फ्लो से ऊपर नहीं लेके जाना, उन्होंने तो रिसीविंग एंड पे रहना है। तो उसमें क्या होगा कि आपको पल्सेस हल्की हल्की सी नजर आ रही होंगी, लेकिन वो क्या होगा कि वो सारे का सारा फ्लो, सारा का सारा फ्लो आपका आर्टीरियल की, चाहे वो सिस्टली है चाहे डायस्टली है, वो एंटीग्रेड फ्लो ही चलेगा, उसमें स्ट्रेट ही चल रहा होगा फ्लो। उसमें रिवर्सल का कोई चांस नहीं है। उसकी रिवर्सल ना होने की चांस ये है कि वीनस का प्रेशर तो 12 14 15 mmHg होता है, जबकि इसमें 180/20 तो वो सॉरी 120/80 जो है वो तो नॉर्मल प्रेशर है जो आम इंसान का होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेन के साथ वो फिस्टुला रन कर रहा है तो वो तो हमेशा मतलब उसमें आपको प्रॉब्लम मतलब नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी उसके फ्लो के अंदर, या और वो सिर्फ एंटीग्रेड यानी कि एक तरफ ही फ्लो चलेगा। जबकि इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जाता है आता है जाता है आता है, जिसका पैटर्न आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि क्या जो इसमें आपको ठहरे एक मिनट मैं करता हूँ इसको, ये देखें। इसमें इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ एक थी, वो ये था कि इसमें जो पेशेंट था ना उसमें यहाँ पे आपको जो अम्बलाइकल वेन है ना, जो अम्बलाइकल वेन के अंदर आपको एक सेकंड में, हाँ अच्छा, इसमें जो जो आपके पैराम्बलाइकल वेन्स हैं उसके अंदर आपको जो है ना फ्लो नजर आ रहा था। ये जो अम्बलाइकल वेन और पैराम्बलाइकल वेन जो जो के लेफ्ट लोब ऑफ लिवर से निकल के वापस ऊपर जाती है, ये पहले जब यानी कि प्री जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर ये होता है कि ये आपका जो है ना मतलब जो प्री प्रेगनेंसी में चूंकि ये ब्लड फ्लो आपका इसी के थ्रू चल रहा होता है कि लिवर के अंदर आया और उधर से ऊपर चला जाता है, तो ये प्लेसेंटा के थ्रू, तो उसके बाद तो ये हो जाती है मतलब फाइब्रोज और खत्म हो जाती है। अब मसला ये है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि क्या ये रिकेनलाइज कर जाती है। नॉर्मली ये रिकेनलाइजेशन का प्रोसेस ना इन्होंने नहीं माना हुआ। वो आप कह सकते हैं वर्ड यूज करते हैं हम रिकेनलाइजेशन ऑफ द अम्बिलिकल वेन, लेकिन वो बेसिकली ये है कि अगर एक स्ट्रक्चर फाइब्रोज हो चुका हुआ है तो कभी आपने सुना है कि एक बंदे का पीडीए रिकेनलाइज कर गया हो, कि जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है उसके अंदर रिकेनलाइजेशन हुई। इनकी रिकेनलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती नॉर्मली। इनका ये प्रॉब्लम होता है कि इसके साथ ना एनजीओ साइट्स पड़े होते हैं जो वेसल बनाने वाले, तो उसके साथ साथ छोटे छोटे जो वेन्स होती है ना वो उसको इनलार्ज कर देते हैं। तो वो नई वेन्स यानी कि जहां पे अम्बिलिकल वेन जा रही होती है उसके साथ साथ नई वेन्स नॉर्मल फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऐसा यानी कि फाइब्रोसिस फाइब्रोटिक एक स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है
तो उसको रिकैनलाइज करना काफी मुश्किल है एज कम्पेयर टू उसके साथ साथ जो नई वेसल्स हैं वो बन जाए। तो खैर इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो भी है, लेकिन आप उसको वर्ड यूज करेंगे वही। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ। कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होती है तो फिर ये एक पोर्टोसिस्टेमिक शंट है जो ओपन हो जाता है या जो रिफॉर्म हो जाता है, तो उसके साथ फिर ये होता है कि ब्लड का फ्लो पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसमें आपने सिर्फ यही याद रखना था, बाकी बर्ड चेरी वगैरह इसमें नहीं, पैटर्न कहीं पे भी होता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक ये सिस्टिक लीजन था, और इसमें जो है 26-year-old फीमेल पेशेंट विद एबनॉर्मल ब्लीडिंग। और इसके अंदर दो फाइंडिंग इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये था कि ये यूनिलोकुलर सिस्ट है, मतलब एक सिस्ट है, इसमें मल्टीपल सिस्ट नहीं है, सॉरी। दूसरा इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज थी वो क्या थी, इसके बाहर वेस्कुलैरिटी काफी ज्यादा है, ठीक है। यानी कि इसको, अब ये दो फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कैसे हमने इसके साथ यूटिलाइज करना है। एक, वेस्कुलैरिटी ज्यादा है। दूसरा, टोटल एक ही सिस्ट है जिसके अंदर आगे फर्दर ये जो हेमरेजिक्स कंपोनेंट से पड़े हुए हैं, ये सारे का सारा ये हीमाटोमा टाइप फॉर्म हुआ हुआ है अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें डर्मोइड डर्मोइड जो है वो मतलब ज्यादा, अगर वो होता है ना कॉम्प्लेक्स अपीयरेंस में होता है, आपने देखा उसमें कैल्सिफिकेशन भी होती है, उसमें जो आपके सारे के सारी बाकी इंफॉर्मेशन है वो भी होती है। दूसरा होता है सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। ट्यूमर की अपीयरेंस इस तरह इंटरनल एवेस्कुलर नहीं होता, वो मतलब इंटरनल एवेस्कुलरिटी नहीं होती। अगर वो ट्यूमर होगा तो उसकी जो सेप्टेशंस है और वो कॉम्प्लेक्स होगा, और उसके अंदर जो है ना, जो और खासतौर पर जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर है ये ज्यादा सॉलिड में अपेयर होते हैं या सिस्टिक कम होते हैं। एंडोमेट्रियोमास में क्या होता है, एंडोमेट्रियोमास में एक टिपिकल उसकी अपीयरेंस होती है जिसमें लो इंटरनल एक्वस होते हैं और वो डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स जो है उसके अंदर भी जो है वो इंटरनल सेप्टेशंस और नोड्यूल्स उसका लाजमी फीचर है। अब इसमें जो दो चीजें जो फेवरेबल हैं वो ये है कि हेमरेजिक कार्पस ल्यूटियल सिस्ट जो है वो आपका डायग्नोसिस ऑफ बनता है। उसकी वजह ये है, जो कार्पस ल्यूटियल सिस्ट है तो यूनिलोकुलर होती है, थिक वॉल्ड होती है, और उसके बाद जो है इंटरनल उसके अंदर जो आपका है हेमरेजिक कंपोनेंट वो एवेस्कुलर होता है। और तीसरा ये होता है कि इसके अंदर जो इसकी पेरिफेरी पे वेस्कुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है कि इसने आगे अगर इन केस ऑफ प्रेगनेंसी जो आपकी अगर कंटिन्यू करती है तो उसके अंदर फिर ये होता है कि किसी ने आपको पहले, जब तक कि प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाता तो इसने प्रोजेस्टेरॉन आपको जो है सप्लाई देनी होती है, जो उसकी वजह से देख लेना। लेस लाइक पैटर्न बर्ड्स ऐसे ना करें, आप सीधा हेमरेज कह दें या डेब्रिनस एरियाज कह दें, लेकिन आपने मकसद आपका जो है वो ये है कि आपने इसको यूनिलोकुलर करना है और अंदर हीमाटोमा करना है, बस। उसके बाद आपने तीसरी फाइंडिंग ये बतानी है कि इसकी पेरिफेरी में जो है वो यानी कि फ्लो ज्यादा है। और ये सारी की सारी फाइंडिंग कम्युलेटिवली जो पेशेंट के अंदर 26-year-old के अंदर मोस्ट लाइकली कार्पल हेमरेजिक कार्पस ल्यूटियल सिस्ट के अंदर आप दे देंगे। जो इस तरह के वर्ड्स है ना, मैं इनको जो फिश नेट अपीयरेंस है, लेस लाइक पैटर्न्स हैं, ये बज़वर्ड्स हैं। बज़वर्ड्स होते हैं ना वो, मतलब आप खुद बताएं कि आप लोग जब बैठ के सीटीएमआर की रिपोर्टिंग करते हैं तो आप बज़वर्ड्स अपनी नॉर्मल रिपोर्टों में कितनी दफा यूज करते हैं, बेशक आपको लग भी रहा हो ना। तो उसमें मुझे सिर्फ ये होता है कि एज एन एग्जामिनर जो है ना, अगर आप बज़वर्ड यूज करेंगे ना, मतलब टिपिकल वर्ड्स, तो उसमें ये होता है कि वो जो एग्जामिनर होता है ना, उसको लग रहा होता है कि आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी हुई है, आपने जो है प्रैक्टिकल नहीं ज्यादा यूज किया हुआ है। यूज करें, बिल्कुल ठीक है, जब बिल्कुल टिपिकल पैटर्न हैं तो फिर यूज करें। लेकिन बज़वर्ड यूज करने के बाद दो प्रॉब्लम होते हैं, एक कि उस पर प्रेशर भी आता है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, और दूसरा ये है कि आप रिट्रीट नहीं कर सकते फिर। मतलब अगर मैं इसको ये कहूंगा कि इंटरनल एकोस कुछ भी सजेस्टिव ऑफ हीमाटोमा, तो ये यहाँ पे मैं सेव रहूंगा। लेकिन अगर मैं उसको बिल्कुल ही कोई वो क्या कहते हैं उसको डॉक्यूमेंट कर दूंगा अपने किसी एक बज़वर्ड के साथ, तो फिर उस बज़वर्ड के साथ जो भी एसोसिएटेड डिजीज है वो उसके साथ फिक्स कर दिया मैंने। अब मैं या फिर उस डिजीज को या बज़वर्ड से रिट्रीट करूंगा, और बज़वर्ड से रिट्रीट करने का मतलब ये है कि आप अपने जो डायग्नोसिस से रिट्रीट करते हैं। तो इसलिए आप जब वर्ड सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसको इस हिसाब से सेलेक्ट किया करेंगे जिनसे अगर आपको रिट्रीव करना पड़े ना तो आप आराम से रिट्रीव हो सकें, इसकी बजाय कि आप अपने आप को फिक्सेट करके बैठ जाए वहां पे। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि तो इसको करना। हाँ जी, ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपकी जो होती है, सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपको इस तरह इतने साइज का अगर होगा तो क्या नजर आएगा, साथ फीटस भी नजर आएगा, उसका हार्ट रेट या चलता हुआ नजर आएगा, या कम से कम वो जो है वो
डेड नजर आएगा। और इस तरह वो यानी कि यूनिलोकुलर नहीं होगा कभी भी वो हमेशा। और उसके अंदर यानी कि जो उसका सिस्ट है उसके अंदर हेमरेज कभी भी नहीं होगा। और जो उसका सारा जो यानी कि सैक है, सैक आपको आइसोलेटेड नजर आएगा। बाकी इसके साथ जो इसका हेमरेज होता है एक्टोपिक का, वो नॉर्मली हीमो क्या कहते हैं पेल्विस के अंदर आता है। ठीक है जी। यूएसजी के अंदर हाँ बिल्कुल है, बाकी तो वही, लेकिन बाकी हेमरेजिक सिस्ट है और साथ वो आप गए और साथ फिर आप बीटा एचसीजी के साथ कोरिलेशन भी करेंगे कुछ ना कुछ इसकी, उसके साथ फिर आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, अगला है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड डिस्क्राइब एंडोमेट्रियल पॉलिप एक्सेप्ट। यानी कि ये तीन इनमें से जो फाइंडिंग्स हैं वो एंडोमेट्रियल पॉलिप की होंगे। एक कि क्या फोकल एंडोमेट्रियल मास विद एकोजेनिक रिम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। फ्यूजिफॉर्म एंडोमेट्रियल मास विद सिंगल फीडिंग वेसल, ये भी इसका टिपिकल निशान है। मल्टीपल स्मॉल एकोजेनिक masses इन पेशेंट विद नॉर्मल ब्लीडिंग, ऑब्वियसली कि जिसमें आपके पास मल्टीपल जो यानी कि ब्लीड और स्मॉल पॉलिप्स की फॉर्म में ये हो सकता है। और दूसरा क्या होता है कि लेकिन वाहिद चीज जो नहीं हो सकती वो ये है कि अगर इरेगुलर एंडोमेट्रियल और मायोमेट्रियल सरफेस हो गई है तो फिर आप उसको पॉलिप नहीं कहेंगे। फिर इसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कि अब इन्वेड करना शुरू कर रही है और वो अब उसके अंदर जाना शुरू होगी, तो उसको आप सेफली कॉल नहीं कर सकते एज एन एंडोमेट्रियल पॉलिप। तो आप उसको आगे फर्दर इसके लिए मतलब फिर उसको आगे जो भी प्रोसीड वगैरह करेंगे, एमआरआई करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे तो उस तरफ ले जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना फिर एक ये पेशेंट था, उसमें था इंक्रीज वेस्कुलरिटी ऑन कॉलर डॉपलर। हाँ, इसमें जो है ना फिर उसमें जो ये आपने करना है, क्या कहते हैं उसको, ये जो अब था इसके अंदर, इसमें एक बात याद रखनी है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, चाहे पेशेंट नॉर्मल भी हो और आप स्क्रॉटल स्कैन कर रहे हैं उसका, तो वेस्कुलरिटी आपने हमेशा एक से दूसरे को कंपेयर करना होता है। आपने कभी भी जो है ना, और उसमें प्रेफरेबल है कि अगर खास तौर पे अगर आपको डाउट है टॉर्जन की, वैसे तो कि हर एक में, लेकिन अगर टॉर्जन की डाउट है तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि वेस्कुलरिटी को ऐसे नहीं कंपेयर करना होता कि इसकी वेस्कुलरिटी कैसे है, इसकी वेस्कुलरिटी कैसे है। आपने एक व्यू में दोनों की वेस्कुलरिटी को लेके आना है, जिस तरह के ये लोग इसमें लाए हुए हैं। ठीक है, अब इसको देखें आप। ठीक है, इस इमेज में आपको पता लग रहा है कि इन दोनों की वेस्कुलरिटी में कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक की वेस्कुलरिटी चेक करते हैं, फिर आप दूसरे की वेस्कुलरिटी चेक करते हैं, तो फिर आपको तब तक आपके पास वो जो आपकी मेमोरी है उसमें कई दफा इतनी फिक्सेटेड नहीं रहती चीजें। तो इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि चाहे आपकी प्रैक्टिकल हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमेशा दोनों टेस्टिकल्स को खट्टे एक ही प्रोब में एक ही एंगल में नीचे से रख के खट्टे देखना है, ताकि उन दोनों की वेस्कुलरिटी साथ कंपेयर हो सके। और इसमें जारी बात है कि ये जो था ऑर्काइटिस का केस था मोस्ट लाइकली, कि जिसमें इतनी ज्यादा वेस्कुलरिटी बढ़ी हुई है। तो इसमें बाकी इप्सी लेटर्स जारी बात स्क्रॉटल वॉल को आप देखते हैं, लेकिन वो किस वक्त देखते हैं? जब आपको कंफर्म हो जाता है ये टेस्टिकुलर टॉर्जन हो चुकी हुई है और अब आप जो है उसकी वेस्कुलरिटी उस साइड के वॉल की थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए उसके साथ देख लेते हैं। कॉन्ट्रालैटरल एपिडिडमस, इप्सिलेटरल एपिडिडमस, इनके साथ नहीं करते आप। ठीक है, तो यहाँ तक आपने याद रखना है कि हमेशा जो टेस्टिकल्स का जो है वो दोनों साइडों को आपने कंपेयर करना है। अच्छा जी, इसमें हाउ टू डिफरेंशिएट अम्बिलिकल वेन रिकैनालाइजेशन फ्रॉम कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन। कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना, वो तो आपको पता है कहाँ पे होती है, जहाँ पे पोर्टल वेन जब खत्म हो जाएगी तो उसको रिप्लेस करने के लिए उसके साथ साथ वेसल्स डेवलप हो जाती हैं, और वो उसी जगह पे होती है जहाँ पोर्टल वेन होती है, पोर्टा हेपेटिस के ऊपर। जबकि अम्बिलिकल वेन है वो कहाँ से, वो तो लेफ्ट लोब से, जो लिवर का आपका लेफ्ट लोब है वहां से निकल के अम्बिलिकस की तरफ जाती है नीचे को। इसलिए उन दोनों की ओरिएंटेशन ही बिल्कुल डिफरेंट है। कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो तब होती है जब पोर्टल वेन थ्रोम्बस हो गया और पोर्टल वेन खुद रिकैनलाइज नहीं की, उसके साथ साथ छोटी छोटी जो है ना मल्टीपल जो वेसल्स हैं या वेनस स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म हो गए और ब्लड को उन्होंने ड्रेन करना शुरू कर दिया, तो वो कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और अम्बिलिकल वेन रिकैनलाइजेशन ऑब्वियसली जो है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, आगे चलें। हाँ जी, अच्छा। 37-year-old lactating woman has new particle mass. What is the most appropriate workup to do? इसमें तो मेरा ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको अल्ट्रासाउंड ओनली से ज़्यादा आपका है कि जो अल्ट्रासाउंड फॉलोड बाय मेमोग्राफी सॉरी जो है वो इसलिए क्योंकि अगर कोई सस्पिशियस फाइंडिंग है, यानी कि इसमें बेसिकली जो वो चीज़ कहना चाह रहा है वो ये है कि क्या आप जो लैक्टेटिंग वोमेन है उसमें अल्ट्रासाउंड के साथ मेमोग्राफी कर सकते हैं या नहीं।
तो ऑब्वियसली जो लैक्टेटिंग वुमन है, गो के उसके अंदर आपको ये याद होगा कि जो इसकी रेडिएशन डोज है, जब जो ब्रेस्ट है जब वो फीडिंग स्टेज में होता है, उसकी रेडिएशन डोज बढ़ जाती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर उसके बाद मेमोग्राफी रिक्वायर्ड है, तो आप मेमोग्राफी की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है बिल्कुल किसी भी किस्म की इसमें, लैक्टेटिंग वुमन में। और हाँ, ऑब्वियसली आपने मेलिग्नेंसी को तो जाहिर बात है कि ये सिर्फ उसको मतलब वो नहीं करना कि बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, वो होगी, ये बिल्कुल होगी, और उसको आपने जो है ना करना है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली आप इन इन सारी ऑप्शंस में से अल्ट्रासाउंड फॉलोड बाय मेमोग्राफी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट था। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो अच्छा, इसमें तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि इसमें जो T2 हाइपरटेंस राउंड मैस विद स्मूथ मार्जिन्स एंड नो एनहांसमेंट, ये टिपिकल पिक्चर होती है सिंपल ब्रेस्ट सिस्ट की ऑन एमआरआई। ठीक है, कि एमआरआई पे वो T2 हाइपरटेंस, आपको भी पता है कि T2 हाइपरटेंस होगी, स्मूथ मार्जिन होंगे और कोई एनहांसमेंट नहीं। तो वाहिद जो यानी कि जो बिल्कुल जीरो एनहांसमेंट देगी वो आपकी जो सिस्ट है वही देगी। और उसके अंदर जो अब आप इसको जब आप उसमें करेंगे क्या कहते हैं बायराइड्स में, तो बायराइड में ऑब्वियसली आपको इसमें क्या करना पड़ना है, क्योंकि लीजन तो मिल गया है ब्रेस्ट के अंदर, तो ब्रेस्ट के अंदर लीजन मिल जाए, अब आपने बायराइड्स तो डालनी है, तो उसमें बायराइड कैटेगरी 2 में चला जाएगा। अगर लीजन ही ना होता फिर नेगेटिव नो एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी में चले जाते। लेकिन चूंकि अब सिस्ट पड़ी है तो वो है तो बिनाइन, लेकिन इसको आपने डालना है लिस्ट के अंदर, तो फिर ये कैटेगरी 2 या बायराइड्स 2 के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो है फिर अगला पेशेंट ये था, इसमें है 24-year-old फीमेल पेशेंट हु इज 2 weeks postpartum breastfeeding and has redness in and pain in the left breast। तो इस टाइम पे नॉर्मली हमको पता है कि जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक दो ही होती हैं, उसमें ज्यादा एब्सेस और मेस्टाइटिस। तो चूंकि अभी इसकी यानी कि स्टार्ट ही हुई है ब्रेडनेस और ये थोड़े से डिस्टेंडेड से इसके अंदर एरियाज आ रहे हैं, तो ये जो थी इसमें आपके पास मोस्ट लाइकली जो था मेस्टाइटिस था, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेस्ट की पिक्चर दी हुई थी इसमें भी सारी रेडनेस हुई हुई है, इन्फ्लेमेशन को भी शो कर रहा है। और उसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड के साथ एब्सेस कहीं नहीं है, आप इसको देखें कि कहीं पे भी आपको कुछ डिस्क्रीट कलेक्शन बनी हुई नजर नहीं है, जबकि एब्सेस जो होती है उसमें क्या होता है, इंटरनल एकोज होते हैं और वो कलेक्शन सी बन चुकी होती है। उसके अलावा जो था इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, लेकिन ये होता है कि हो सकता है बिल्कुल वो एक रीजनेबल अल्टरनेटिव है कि अगर आप उसको अगर डालना चाहें, या क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट होता है। लेकिन नॉर्मली होता है कि आप एंटीबायोटिक्स का इसको कोर्स स्टार्ट करवा देंगे, उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद फिर इसको जो है दोबारा रिव्यू करेंगे इस पेशेंट को कि क्या इसके जो सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं या नहीं, तो उसके बाद फिर आपने इसको करना है जी। अच्छा जी, और क्या है, लीजन ऑफ लीजन ऑफ निपल सबक्यूटेनियस एक्सुडेट टिश्यू, नहीं ब्रेस्ट लीजन तो इस पे तो हम मतलब ये नहीं कि हम क्यों करना है इसको भी फिलहाल करेक्टराइज, तो इसलिए इसके अंदर तो बस इसको आपने डायग्नोसिस तक लेके जाना है और उसके अंदर ही आप इसको क्लियर आउट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो पेशेंट है वो आपके पास था, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्रोजेनिसिटी इन दिस सुप्रारीनल मैस। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एक्रोजेनिक लीजन है इसकी क्यों है, ये एयर ऑब्वियसली क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एयर में से कभी भी जो एक्सरे वो सॉरी अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो ट्रांसफर ही नहीं हो सकते आगे। हेमरेज जो है वो किस तरह का भी हमने देखा था, किस तरह का नजर आता है, अगर एड्रिनल हेमरेज भी होगा तो वो एक्रोजेनिक होगा, लेकिन इस तरह फोकल फोकल एरियाज नहीं नजर आएंगे कभी भी। फाइब्रोसिस और कैल्शियम जो है उनकी भी जो पेरेंट्स है वो किस तरह होती है कि जो माइक्रोस्कोपिक फैट्स हैं इसके अंदर जो था, चूंकि फैट था और ये जो छोटे 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 एरियाज हैं ये सारे के सारे जो सुप्रारीनल मैस के अंदर हैं, तो ये मोस्ट लाइकली जो था वो मायो मायो सॉरी माइलोलाइपोमा होते हैं। तो माइलोलाइपोमा इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो माइलो का वर्ड है वो आपका बोन मैरो के लिए होता है, ये मायोलाइपोमा नहीं होते, ये माइलोलाइपोमा होते हैं। तो माइलो का जो इसके अंदर है कि इसका करेक्टरिस्टिक छोटे 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 फैटी नोड्यूल्स होते हैं ना, वो उसकी डेरिवेटिव का ये है कि ये शायद जो है वो उसके साथ माइलाइड सेल और फैट के साथ मिलके बना होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है ना इसके पेरेंट्स इस किस्म की आती है इसको, और ये जो एक्रोजेनिक फोकाई हैं ये जारी बात है कि फैट की वजह से आते हैं। और उसके बाद अगला हम देखते हैं, हाँ, 38-year-old female undergoes breast ultrasound for palpable mass, which of the following characteristic is
तो इसमें तो अच्छा, एक चीज वैसे भी मैं बता रहा था कि जो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट होता है ना, उसमें फैट वैसे थोड़ा सा हाइपोइकोइक होता है एज कम्पेयर टू बाकी फैट के, यानी कि बॉडी में ना। तो अगर आप इसको, जब आप ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसका जो फैटी एरियाज हैं वो ज्यादा हाइपोइकोइक रहते हैं थोड़े से कंपैरेटिवली, जो बाकी बॉडी में अगर आप फैट चेक करें ना उसके हिसाब से। तो ये इसका जारी बात है कि प्रॉपर्टी इस तरह की है इसकी। तो उसके अंदर अगर आपको इस तरह का मजीद एकोजेनिक एरिया नजर आ रहा है, तो ये जिस तरह का इस पिक्चर में है, तो वो जारी बात है कि वो उसको फेवर करता है लाइपोमा के अंदर। और जो लाइपोमा है वो हमें आइडिया है कि इसके अंदर, ब्रेस्ट लाइपोमास के अंदर आपका जो है वो बिनाइन लीजन्स हैं और वो नॉर्मली मेलिग्नेंट नहीं होते, ठीक है। तो इसके बाद इसके अराउंड वो होता है, क्या कहते हैं, कैप्सूल। और जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं या ब्रेस्ट जो लीजन्स हैं वो डिफरेंट आगे, मतलब कैंसर्स जो होंगे वो मोस्टली हाइपोइकोइक होंगे, वो हाइपरिकोइक नहीं होते। यानी कि जो ब्रेस्ट के जितने भी सीएज हैं वो यानी कि ऑलमोस्ट आप इनवेरिएबली ये कहेंगे, अगर आपको एकोजेनिक मैस नजर आ गया ना, तो ऑलमोस्ट लाइक आपकी विद सर्टेनिटी आप जो है उसको आउट कर देते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेलिग्नेंट लीजन को, ठीक है। तो ये मोस्ट लाइकली इसको जो है बिनाइन में आ जाएगा। और उसके बाद बाकी इसके अंदर जो इसके वो हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं वो होंगी, लेकिन आप लोगों ने चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आपने इसको बस, अगर एकोजेनिक लीजन और इस तरह की एक्सप्लेनेशन आ गई तो सारी बात है कि इसमें आप इसको लाइपोमा को ही फाइनलाइज करेंगे। अच्छा, ये केस था जो कि आपका इसमें था, ये लीजन था एक, सॉरी मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, सॉरी क्या मसला हो गया है? एक सेकंड। क्वेश्चन जरा मिस हो गया, मैं एक मिनट। पता नहीं क्यों लीजन शो नहीं कर रहा। अच्छा चलें, हम आगे चलते हैं, इसमें पता नहीं क्या वजह है। हम कौन से क्वेश्चन में थे, एक मिनट। सॉरी, ये डिस्टरबेंस हो गई थोड़ी सी, बस मैंने इसका मुझे लगता है या तो ये बहुत टाइम लगाया तो ये। अच्छा हाँ, ये था मेरे ख्याल से शायद। अच्छा, इसमें खैर लीजन अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं ना, तो इसमें यहाँ पे फोकल लीजन पड़ा हुआ है इस जगह पे ऊपर स्किन के अंदर। तो इसमें इसमें लिखा है, योर 34 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ पाल्पेबल लंप। जूम नहीं ना हो रहा असल में, यही तो मसला हो रहा है। वो असल में इमेज ज़्यादा ओपन हो जाता है, वो फिर मेरे लिए जो है ना वो, वही मसला। एक मिनट ठहर, मैं इसको ना दोबारा तो लॉग इन करके देखता हूँ। एक सेकंड से दें बस, आप तब तक थोड़ा सा सुकून कर लें। एक सेकंड, मैं ना इसको दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ, वो लॉग इन नहीं होने दे रहा शायद मुझे ना दोबारा। ये असल में सिस्टम असल में इन प्रोसेस है, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो आप लोगों के फीडबैक्स आएंगे उनके साथ ये आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होता जाएगा। तो अभी हम असल में इस वजह से आप लोग, इसलिए हमें ये होता है कि आप लोग फीडबैक्स या कोई टेक्निकल इश्यूज जो आ रहे हो, तो वो आप शेयर करते जाया करें हमारे साथ, ताकि हम इसके अंदर मजीद बेहतरी लेते हैं। अभी इसके अंदर हम वो जो आप लोगों का था ना सबमिट का, वो भी कुछ ना कुछ इशू कर दिए। और उसके बाद जो है ना, पता नहीं इसका बहरहाल कोई इशू है। अच्छा,
इसमें जो है ना आपका ये था, अच्छा इसमें इसमें इन्होंने बायरेट्स पूछा हुआ है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों का वो है कि इसमें जो है बायरेट्स को यूज नहीं किया जा सकता, कि ये लीजन चूंकि उससे बाहर था। तो इसमें भी जो मेरा अपना ओपिनियन है ये कि अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो इसके हिसाब से आप इसको देख लें। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑब्वियसली हम लोग कुछ इस तरह के लीजन्स को अंदर मेंशन नहीं करते, उसको बायरेट्स भी नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन है तो आप इसको इसी तरह ही अटेम्प्ट कर लें। तो इसके अंदर अगर आप इसमें से देखें कि फाइंडिंग है और आपके पास ऑप्शन ही यही हैं, बायरेट 0 1 2 3 4, तो आप इसमें से बायरेट 2 में आप इसको फिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सबक्यूटेनियस लीजन है और ये ब्रेस्ट के पैरेन्काइमा के अंदर नहीं है। तो चूंकि ये इस दोनों जगह पे फॉल इन नहीं करता तो फिर बायरेट्स 2 के अंदर जो है ना ये आ जाएगा कि लीजन है लेकिन बिनाइन है, क्योंकि स्किन लीजन है तो स्किन लीजन इस जगह पे बिनाइन ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसलिए इसको 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 हम फर्दर आगे डिसाइड कर लेंगे। इसको मैं दोबारा भी देख लूंगा, लेकिन ये जाहिर बात है कि जहाँ से सोर्स है तो वहां पे मतलब उन्होंने इसको ब्रेस्ट इमेजिंग यानी कि जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी का एटलस है ना, ये उसका केस है बेसिकली ना। तो इस वजह से मतलब हम इसको बिल्कुल ही डिसरिगार्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि चूंकि प्रैक्टिकली हम अपने नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर ऑब्वियसली इस लीजन को बायराइड्स नहीं देते, हम इसको सबक्यूटेनियस नोड्यूल देके फारिग कर देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन सपोज करेंगे अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से बना हुआ है तो फिर आप इसको बायराइड्स 2 दे देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमारा ये था, इसके अंदर इसकी जो यानी कि लीजन था इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी कि अगर आप इस लीजन को वो करेंगे करेक्टराइज तो इसमें इसकी क्या यानी कि क्या क्या इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या करेंगे। तो चूंकि जो सर्कमस्क्राइब लीजन है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपने इसको पेंसिल से पकड़ के अगर डिजाइन यानी कि मार्क कर सकें तो उसमें ऑब्वियसली जो है ना आपने इसको फिर सर्कमस्क्राइब ही कहना है। लेकिन अगर उसका आपका पेंसिल किसी जगह पे आके रुक जाए और आपको लगे कि यहाँ से जो है ना इसका मार्जिन क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो ऑब्सक्योर्ड है। और फिर इनडिस्टिंक्ट और स्पेकुलेटेड का आपको आइडिया है कि उसमें तो वो नजर ही नहीं आता। और फिर जो है वो आगे माइक्रो लॉबुलेशन में छोटी छोटी लॉबुलेशंस बाहर निकल रही होती है, लेकिन इसके अंदर उस तरह की कोई लॉबुलेशन बाहर नहीं निकल रही। तो इसलिए इसके अंदर जो बेस्ट था वो इसके अंदर आपके पास होगा। और जो है ये दो में जो इसके हैं ना वो ऑब्सक्योर्ड मार्जिन की डेफिनेशन और जो ये है इसकी ऑब्सक्योर्ड मार्जिन की डेफिनेशन और एक है इनडिस्टिंक्टनेस की। ये दो डेफिनेशन मैंने चैट में पेस्ट कर दी हैं, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि इन दोनों की जो है ना आपकी डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर से क्लियर हो जाए। अच्छा, वो इन हाँ, उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये एक वही जो टाइप ए क्वेश्चन होते हैं यानी कि जो बिल्कुल ही C1 लेवल के क्वेश्चन है कि बस आपको ये मेमोरी में आना चाहिए कि अगर जो आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज कॉज ऑफ डिक्रीज्ड ब्रेस्ट डेंसिटी ऑन मेमोग्राम। तो इसमें जो है ब्रेस्ट डेंसिटी जो डिक्रीज करते हैं उसमें आपकी जो विटामिन डी और कैल्शियम इनटेक है, वेट गेन और एज, ये आपकी ब्रेस्ट डेंसिटी को जो है ना डिक्रीज करेंगे। तो इसलिए आपको इसमें जो है वो करना चाहिए। वेट लॉस नहीं करता, वेट गेन करता है। ठीक है, अच्छा जी, CCF जो है ना वो रिजल्ट्स इन इंक्रीज ब्रेस्ट डेंसिटी। जो CCF है उससे उससे ब्रेस्ट डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती। ठीक है, मेस्टाइटिस के साथ भी ब्रेस्ट डेंसिटी इंक्रीज करती है और वेट लॉस के साथ भी ब्रेस्ट डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, और उसके बाद डिक्रीज करती है तो वो करती है अच्छा, और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ भी जो है ना वो जो ब्रेस्ट डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है। तो ये सारी की बाकी सारी की सारी यानी कि जितनी इसमें ऑप्शंस लिखी हुई हैं इसमें इसके अलावा बाकी 1 2 3 और 4 ऑप्शंस के साथ जो ब्रेस्ट डेंसिटी है वो इसमें आपकी इंक्रीज करेगी और सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम इनटेक के साथ जो है आपकी ब्रेस्ट डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये क्या था बोला, हाँ अच्छा, हाँ इसमें तो आपके पास था एक 67-year-old फीमेल on anticoagulation for DVT presents with a superficial 2 centimeter mass. She reports no history of trauma. The overlying scale is discolored. What is the most likely diagnosis?
अच्छा, इसमें नॉर्मली जो हिस्ट्री थी वो बहुत लीडिंग थी, और लीडिंग इस तरह थी कि ये जो था कि डीवीटी के साथ एंटी कोगुलेशन पे है। तो जो पेशेंट एंटी कोगुलेशन पे होते हैं ना, वो कई दफा लाइक बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं देते ट्रॉमा श्रामा की। मतलब हमने भी कई दफा देखा है कि पेशेंट चलते फिरते गिर के आ गया और वो पता लगा कि जो है ना सब उसमें सब ड्यूरल ब्लीड हुए हैं या इस तरह की चीज है। तो इसलिए इसमें आप लोगों ने बस सिर्फ यही याद रखना है कि अगर मतलब कोई इन्होंने इस तरह की लीडिंग हिस्ट्री दे दी है, तो फिर वो इन इन सारों में से वो बेस्ट हीमाटोमा जो था ना, वो सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन थी, क्योंकि वो भी आपको इसमें मतलब उसी तरह नजर आएगा। और लेकिन डिस्कलरेशन चूंकि और हिस्ट्री भी कुछ दिन की, एक दो दिन की होगी, तो इसमें जो है वो आपके पास ज्यादा चांसेस यही है कि ये हीमाटोमा के साथ इसकी जो है वो है। और ब्रेस्ट हीमाटोमा कैन रिजल्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग ब्रेस्ट ट्रॉमा, सर्जरी, बायोप्सी or contusion, and can be easily misinterpreted as other lesions such as वो breast malignancy. So ये सिर्फ इसलिए था कि आप इसके अंदर जो है हिस्ट्री को याद कर सकें। स्पेशियस सिस्ट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? उसमें आपकी यहाँ पे जो है वो इंक्लूजन से स्पेशियस सिस्ट, कोई भी सिस्ट हो सकती है उसमें। उसमें सबक्यूटेनियस लीजन तो हो सकता है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अगर स्किन के अंदर पड़ी है तो स्किन तो नॉर्म बाकी स्किन जैसी है ना, उसमें कोई एक्स्ट्रा मतलब यानी कि कम या ज्यादा चीजें तो कोई भी नहीं है ना। यहाँ पे आप लोगों का हो गया टेस्ट खत्म। और अब कल हम आपका जो टेस्ट है वो जीयू का स्टार्ट करेंगे। और कल वो मैं दोपहर के बाद अपलोड कर दूंगा आपको, तकरीबन 1-2 बजे के करीब, और वो मैं करके मैसेज कर दूंगा। तो फिर आप लोग उसको फ्राइडे का दिन आपको पूरा दे देंगे, और सैटरडे की हम कोशिश करेंगे कि शाम को हम कर लें, ताकि संडे जो है आप लोगों का फ्री रहे। क्योंकि उसके बाद फिर हमने ग्रैंड टेस्ट लेना है आपका, और ग्रैंड टेस्ट में जो है आपका जीआई, ब्रेस्ट, यूएसजी, जीयू, ये चारों के चारों इकट्ठे कवर होने हैं। और उसमें जो है वो हमें फिर आप लोगों को 1-2 दिन का टाइम मिल जाएगा, ताकि फिर हम उस टेस्ट को कंडक्ट कर सकें। तो उसमें ये होगा कि सैटरडे वाले दिन भी हम कोशिश करेंगे कि रात को 10 बजे की हम रखेंगे टाइम डिस्कशन का। और उस दौरान अगर आप लोगों के कोई फीडबैक्स हैं, कोई कंप्रेशन है, उसके लिए आप जो है ना देख सकते हैं। और अच्छा, आंसर्स जो हैं वो आप लोगों के अपने जो जिन्होंने टेस्ट दिए हैं या नहीं दिए, दोनों सूरतों में आपको आंसर्स तो नजर आ रहे होंगे अपने उस पे। अगर आप अपने टेस्ट को जाके देखेंगे ना, तो उसमें आपके लिए वो बड़े आराम से आपको नजर आ जाएंगे, तो वो तो कोई ऐसा इशू नहीं। वो तो आप आराम से जाके देख ले जाएं। और यानी कि जो भी टेस्ट आप लोगों ने दिए हुए हैं ना, ये आपके पास कम से कम हफ्ता तो रहा करेंगे सारी चीजें, ठीक है? तो इसलिए जो है ना वो कर देंगे। कौन सी सिस्ट एंडोमेट्रियोटिक नहीं थी? ये आप इस तरह कीजिएगा, वो जो इसकी रिकॉर्डिंग है ना, वो आपको ऊपर हम अपलोड कर देंगे, इसकी आनी है, तो उसमें से आप इसको पहले देख लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप मुझे उस पर बेशक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो मैं उनको भी स्पेसिफिकली आंसर कर दूंगा। एक वो डॉक्टर मैविश का क्वेश्चन है, उसको भी मैं देख के एक थोड़ा दोबारा आंसर कर दूंगा, कि जो वैक्यूम असिस्टेड डिवाइस और वो वाला जो है, उसको भी एक तो देख लेते हैं। और उसके अलावा जो है ना, हाँ जी, टॉप 3, 1 मिनट है, मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड में। अभी आपको मैं रिजल्ट जो है ना वो दिखाता हूँ। सिर्फ टॉप 3 के बताएंगे हम, बाकियों के किसी के साथ शेयर नहीं करते हम किसी के रिजल्ट, ताकि आप लोग जो है ना वो, बहुत सारे लोग होते हैं जो वो मैंने देखा है कि उन्होंने ना ये किया होता है कि वो सबमिट नहीं करते एग्जाम ना। तो हो सकता है वो टेक्निकल इशू भी हो, लेकिन जो दूसरी ऑप्शन है वो ये भी है कि आप लोगों ने उसे किया है। तो जो इस बार टॉप है वो माशाल्लाह, फिर 2 हमारे पास हैं इस बार टॉपर, जिन्होंने 100% लिए हैं। उनमें से एक मदीहा इम्तियाज हैं, और एक डॉक्टर लतीफ कामरान है। डॉक्टर लतीफ कामरान साहब ने तो पिछली बार भी 100 ही लिए थे माशाल्लाह, ये काफी कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह। और उसके बाद जो अम, हैं अगले, वो हैं डॉक्टर रिफत कमाल। मेरे ख्याल से पिछली पिछली बार भी इनकी थी सेकंड पोजीशन, इनकी है 96। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो डॉक्टर जगन हुसैन है कोई, तो उनके हैं 92%। तो बाकी उसके बाद फिर 86% पे काफी सारे लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसमें है एक डॉक्टर हिरा ज़ेब, राबिया, ज़ारा, नसरुल्ला, महविश, ज़ारा, मरियम, ये हैं सारे जो 87 पे हैं। तो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। तो इसलिए जो है ना वो कर लेंगे। अच्छा, इसमें था एक लीजन वुड बी इन द मिड ऑफ ब्रेस्ट बिहाइंड द निपल ऑन एमएलओ एंड ऑन
अपर साइड, इसमें क्लियर नहीं क्या कह रहे हैं। ऑन अपर साइड ऑन सीसी व्यू, अपर साइड ऑन सीसी व्यू का क्या मतलब है? मतलब मीडियल है लेटरल है? क्योंकि वो तो मीडियल लेटरल शो कर रही होती है ना, जो अपर साइड सीसी व्यू में क्या होगा? चलें, इसको भी आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं ये अगली बार बता दूंगा आपको। अच्छा, अगर लेटरल होगा तो उसका इसका मतलब है ना कि वो मतलब उसी 9 o'clock पे तकरीबन बन जाएगा ना, अगर राइट ब्रेस्ट हुआ तो 9 o'clock की तरफ चला जाएगा ना वो। मतलब आप दोनों इमेजेस को ना मतलब ड्रॉ करके देखेंगे ना, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा उसमें। अपर पार्ट इज सीसी, चलें उसको भी आप कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है ना आप कौन से ब्रेस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, यानी कि लेफ्ट है कि राइट है। अगर राइट है तो फिर आप, अगर लेटरल साइड होगी तो फिर तो वो आप देखें ना कौन से क्लॉक पे जाएगा वो। चलिए इसको इसको डिस्कस कर लेंगे, इसको हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती हैं चीजें इसमें। ठीक है, इसके अलावा कोई आप लोगों की कोई चीज है कोई, देन जो है वो फिर हम इसको कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही है कि राइट और लेफ्ट ब्रेस्ट दोनों में डिफरेंट होता है ना। लेटरल व्यू में कौन सा 2 o'clock बनता है, तो कौन सा राइट का जो टू यानी कि जो राइट का 9 o'clock और लेफ्ट का जो है वो 3 o'clock जो है वो। अब ऑब्वियसली दोनों साइड लेटरल हैं, तो इसलिए आप 2 o'clock 3 o'clock जब करेंगे तो आप उसके अंदर उसका ब्रेस्ट की साइड भी बताएंगे ना, कौन सी साइड की बात कर रहे हैं। तो अगर राइट के हिसाब से करें तो फिर वो एमएलओ के पीछे होगा। तो इसको हम कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। इसको मैं दोबारा एक दो आपको इमेजेस दिखा दूंगा किस तरह होते हैं इसके एक्विजिशन इसकी। ठीक है जी, फिर हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं और फिर आगे हम चलते हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, अब आप लोग अपनी तैयारी रखें जीयू की। तो और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह सैटरडे की रात को फिर दोबारा मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।